नमस्कार, हाय, हेलो, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ। सुरभि, वक्त हो गया है स्वास्थ्य बान का, और स्वास्थ्य बान स्मार्ट और केजीएमयू की एक पहल है, और हमारा एक लक्ष्य है कि हर इंसान स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहे। तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हम हर बुधवार एक हेल्थ एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर आते हैं, और हम या तो टीबी और उसके उपचार के बारे में बात करते हैं, या फिर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की बात करते हैं, या फिर हम कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की बात करते हैं। आज हम स्वास्थ्य बान में बात करेंगे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर। हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन से डॉक्टर आरमीन अहमद, जो कि ऑब्स्टेटिक क्रिटिकल केयर जो सब डिवीजन है इस डिपार्टमेंट का, उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं उनकी केयर कैसे की जाती है, और आखिरकार क्यों प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑब्स्टेटिक क्रिटिकल केयर की जरूरत फीमेल्स को पड़ती है, और किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें कि इस तरह की सिचुएशंस ना आए और कैसे हैंडल करना है, इस बारे में बात करते हैं। मैम, बात करें अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो कई बार होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मंथ तो मतलब बड़े ही फ्री माइंड में रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 20-30% जो आजकल की लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी केयर करती हैं, बट कुछ कुछ एरियाज़ में, या हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जब तक प्रेग्नेंट लेडीज़ का 8वां या 9वां महीना नहीं शुरू हो जाता है वो बहुत फ्री होकर अपनी बॉडी को होल्ड करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि द डे यू कम टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी, आपको उसी दिन से अपनी एक्स्ट्रा केयर जो कहते हैं ना वो शुरू कर देनी चाहिए फीमेल्स को। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि ये ऐसा है कि लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो जनरल टेंडेंसी कम्युनिटी में ये होती है कि बस जो क्योंकि जब बेबी का साइज़ बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उस वजह से लोग ज़्यादा लेटर पार्ट में प्रेगनेंसी में काम करते हैं, लेकिन मतलब ध्यान देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लीडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आईसीयू में आने का मरीज़ों के, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेट करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला जाता है। अब ये है कि अगर कम्युनिटी में बेसलाइन हीमोग्लोबिन ही कम है मरीज़ का, जैसे कि 6 हीमोग्लोबिन है या जिसका 7 हीमोग्लोबिन है, वो ज़रा सा ब्लीड करेगा तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाएगा, है ना। लेकिन जिसका हीमोग्लोबिन बिल्डअप करके ऑलरेडी उस अच्छा है, 10 है, 12 हीमोग्लोबिन है, तो अगर वो उसके अंदर किसी भी इंसल्ट को झेलने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो शुरू में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसको रेगुलरली उनको लेना है। डाइट का ख़ास तौर पे ध्यान देना है। ये नहीं कि हम आयरन लास्ट में खाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन में तो नहीं बिल्डअप हो जाएगा ना आपका हीमोग्लोबिन, तो आपको शुरू से ही वो रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देना है, कैल्शियम रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देना है, और फोलिक एसिड भी दिया जाता है, वो आपको लेना है। प्लस जो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन जो होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जिसमें किडनी ख़राब होने का डर है, लिवर ख़राब होने का डर है, और उसमें एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एक्लैम्सिया, झटके आने लग जाते हैं। तो जिसका भी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा आ रहा है उनके लिए तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि वो अपनी दवाओं को समय से खाएं, अपने ब्लड प्रेशर को टाइम से मॉनिटर करें। और एक और सिम्टम्स, 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी कि जो झटके आते हैं आपको, उसके पहले अक्सर पेशेंट जो है हेडेक की कंप्लेन करता है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट में अगर हेडेक बता रही है तो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। अगर ऐसा हेडेक है जो आपको लग रहा है कि डिफरेंट है और देर तक रह रहा है, उसको मतलब ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और कई दफ़ा क्या होता है कि वो एक आपका एक अलार्म हो, सिग्नल की तरह होता है कि आगे सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो एक बात तो मैं बोलूँगी कि हेडेक का बहुत ध्यान रखें। और दूसरा, एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जो कम्युनिटी में लोग गड़बड़ करते हैं वो कि जो एक्लैम्सिया होता है, मतलब कि जो झटके आते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें अक्सर मरीज़ बेहोश हो जाता है, और उस झटके के दौरान लोग मुंह से पानी पिलाने लगते हैं। तो वो कभी भी नहीं पिलाना है, बल्कि प्रेग्नेंट या किसी भी मरीज़ में जो बेहोशी की हालत में जा रहा है उसको मुंह से कभी भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि वो सांस की नली में जाएगा, और उसको सांस की नली में जाने के बाद एक कंडीशन होती है एस्पिरेशन हो जाता है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है पूरे कम्युनिटी में कि जब झटके आते हैं या बेहोश होता है मरीज़, तो उसको जो है हम लोग मुंह से पानी या कुछ शक्कर या कुछ इस तरह से देने लग जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं करिएगा। अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो तुरंत समझ लीजिए कि उसको बड़े
बड़े सेटअप की ज़रूरत है। अक्सर इन पेशेंट्स को आईसीयू लगता है, तो ऐसे सेटअप में जाइएगा जहाँ पर आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और ऐसे में बिल्कुल भी वेट नहीं करिए कि रात है, सुबह है, दिन है। इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर इस सिचुएशन में, और मुँह से कुछ भी नहीं दीजिए। और आपने ब्लड प्रेशर की बात करी थी, क्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर? देखिए, प्रेगनेंसी में अमूमन ब्लड प्रेशर नॉर्मली थोड़ा सा कम हो जाता है ना, पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन एक कंडीशन जो होती है उसकी वजह से। लेकिन एक दूसरा सब ग्रुप है जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसको प्री एक्लैम्सिया, और बाद में उसमें कॉम्प्लिकेशन जो एक्लैम्सिया का होता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसमें कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटेशन एबनॉर्मल है, तो ऐसे समझ लीजिए ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, और नॉर्मली थोड़ा सा फॉल होता है 10 mg के अराउंड, लेकिन ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो आपका आता है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आता है। एकदम ही फॉल तब होता है जैसे कि आपका डायरिया हो गया या ब्लीडिंग हो गई या कोई किसी वजह से मेजर लॉसेस हो गए, तब फॉल होता है। दोनों ही नुकसानदेह, चाहे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं। अगर मैम हम रीजंस की बात करें, ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि फीमेल को लेकर ऑब्स्टेट्रिक्स क्रिटिकल केयर में ले जाना पड़ता है या उनको ज़रूरत पड़ती है उस केयर ये की? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसके बारे में सबको जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फाइनली उस लेडी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ले जाती है। मतलब कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसा हो जाता है कि मरीज मौत के मुंह तक पहुंच जाता है ना। तो जो सबसे कॉमन रीजंस हैं, जो वर्ल्ड डेटा भी बोलता है, डेवलपिंग कंट्रीज में और इंडिया में भी ये है, तो सबसे कॉमन कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद। तो ज़्यादातर डिलीवरी के बाद की जो इनिशियल टाइम है, फर्स्ट 24-48 आवर्स है, उस टाइम की ब्लीडिंग, या उसके बाद की भी। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है, वो एक मेजर रीज़न होता है कि आईसीयू के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पेशेंट पहुंच जाता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। वो अगर बीपी अगर मरीज़ का बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उसकी भी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का नापा जाना, जो आपकी एंटीनेटल विजिट्स हो रही हैं, जिस टाइम आप बुक हो रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर का नापा जाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपका जो एएनसी चेकअप में आपका नर्स या डॉक्टर ये नहीं देख रहा है, तो आप उन्हें कहिए कि देखें। और अगर किसी का ऐसा आता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो वो फिर उसको बहुत ध्यान रखना है कि ये हाई रिस्क ग्रुप में जा रहे हैं। और ऐसे सब महिलाओं की डिलीवरी बड़े सेटअप में होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, खासतौर पे आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तीसरा रीज़न जो होता है, जो कि कुछ जगहों पे खास तौर पे जिस तरह का हम लोग का एनवायरनमेंट है बहुत ज़रूरी है, वो है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन मरीज़ को डिलीवरी के टाइम भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो जब उसका सिजेरियन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम भी हो जाता है। तो ये जो सेप्सिस जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, जो इसमें एक और ग्रुप है जिसमें खास तौर पे वो एनवायरनमेंट जहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते, या जहाँ पर औरतें एम्पावर्ड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो पोस्ट एबॉर्टल सेप्सिस जो है वो भी बहुत जानलेवा है। और अभी भी हमारे समाज में जब भी एबॉर्शन लीगलाइज होने के बावजूद भी बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो इधर उधर क्वैक्स के पास जाके एबॉर्शन करा लेंगी, और उसके बाद वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करके लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो जाती हैं। किडनी ख़राब हो जाती है, सांस रुकने लगती है, और फिर वो इस तरह से आईसीयू में लैंड अप कर लेती हैं। तो जब भी आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी कराएं, चाहे सिजेरियन कराएं, चाहे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी जाएं, तो ये ज़रूर देखिए कि आप जहां जा रहे हैं वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं है, उसकी डिग्री सही है कि नहीं, जिस एनवायरनमेंट में हो रहा है वो प्रॉपर एसेप्टिक एनवायरनमेंट है, वहाँ साफ़ सुथरा है कि नहीं है। क्योंकि वो एक थोड़ा सा आप वहाँ पे फाइनेंशियली पैसे आप भले बचा लें, लेकिन वो जब बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा आपका। तो इन चीज़ों में कोताही नहीं करिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो बेस्ट सेंटर्स जो आपको फाइनेंशियली आपके रेंज के अंदर हो, अब तो गवर्नमेंट सेंटर्स भी बहुत सब फैल गए हैं, जहाँ पे भी बेस्ट एनवायरनमेंट आपको मिल सके वहीं जाइए, और इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करिए। सबसे पहली प्रॉब्लम अगर देखी जाए क्रिटिकल केयर में आने की, वो होती है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो
कई बार फीमेल्स इग्नोर भी कर देती हैं इस चीज को। नहीं, ये एबनॉर्मल है। जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि प्रेगनेंसी की ये खास बात ही है कि आपको ब्लीडिंग नहीं होगी उस टाइम पे। तो चाहे वो माइल्ड स्पॉटिंग है तो भी इन्फॉर्म करिए, और अगर वो बढ़ रही, क्योंकि बॉडी में करीब 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये अगर बहुत तेज़ी से बहने लगता है तो मिनट्स भी नहीं होते हैं जिसमें क्या होता है पूरा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा और जानलेवा सिचुएशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए कम भी ब्लीडिंग है तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और अगर बढ़ रही है ब्लीडिंग तो मतलब आप ये पूरी फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इट इज़ टाइम टू रश, क्योंकि इसमें जो मिनट्स के अंदर, जैसे हार्ट अटैक के मरीज को हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, जितनी जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतनी जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा और उतना लॉस कम होगा आपका, है ना, उतनी रिवर्सिबल सिचुएशन होती है। इसी तरह से कि ब्लीडिंग रात को 2 बजे 3 बजे हो रही तो वेट कर रहे हैं कि सुबह होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग है, सिग्निफिकेंट है, तो आप इमीडिएटली रश करिए। अर्लीस्ट पॉसिबल एम्बुलेंस सर्विसेज सब जगह अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस सर्विस करिए, चाहे रात में अर्लीस्ट पॉसिबल, और ऐसी सेंटर पे जाइए जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो। बिकॉज अगर आप नियर नेक्स्ट डोर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बिना ब्लड के तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लड यू विल रिक्वायर गुड सेटअप जहाँ पे, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, और स्पेशली ऑड आवर्स की वीकेंड है या रात का वक्त है तो कब जाएं, कैसे जाएं, कुछ देर रुक जाते हैं, अच्छा देख लें शायद रुक जाए, तो ये सब नहीं सोचना है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी वर्ल्ड ओवर में भी। डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रेगनेंसी रिलेटेड मदर्स जो डेथ है वो ब्लीडिंग से ही सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मैं स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करूँगी कि इसको इग्नोर नहीं करिए और इमिडिएटली डॉक्टर को बताइए। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि कई बार ये सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं है हम सबके अंदर क्या है कि अच्छा देख लेते, हो सकता है 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाए, 1-2 दिन तक देख लेते। ये 1-2 दिन देखने वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, चाहे हमें सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, चाहे इतनी सी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हम लोगों के अंदर है, बंदा मेंटालिटी बनी हुई है। 1-2 दिन देख लो, उसके बाद डॉक्टर को दिखा लेना। तो ये ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम को तो बिल्कुल भी कैरी मत कीजिएगा। जैसा कि मैम ने बताया कि हल्की स्पॉटिंग भी होती है, तो आप तुरंत इमीडिएटली जाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और फीमेल्स के वैसे तो आजकल नहीं रह गया, लेकिन स्टिल दे आर सम फीमेल्स जो थोड़ा सा शाई नेचर की होती है, दे डोंट टेल दिस थिंग टू एनीवन। तो प्लीज़ आप अपने घर में जो भी फीमेल्स हैं उनको बताइए। इवन मैं तो कहती हूँ कि मेल से भी आप ये चीज़ें डिस्कस कीजिए। ये पर्सोना, ये मिथ्स, या मैं बोलूँ कि ये सारी जो चीज़ें आपने बना रखी है ना, इन इन्वर्टेड कॉमा आई वुड लाइक टू से, कि आप इन चीज़ों को किसी से मत छुपाइए। ये आपकी बॉडी का पार्ट है, ये आपके साथ होने वाली चीज़ें हैं। इनको वेट क्यों करेंगे कि कोई फीमेल घर में आएगी तो हम उसको बताएंगे? आप इमीडिएटली किसी को भी बताइए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आए कि डॉक्टर्स भी मतलब परेशान हो जाए कि किसी तरीके से हम बचाएं। एक डाइट टिप की अगर मैं बात करूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज इस टाइम पर आपको सुन रही है, उनको एक रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए, जहां पर कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो घर में ही अवेलेबल कुछ ऐसी डाइट प्लान्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? ये चीज़ उनको डे 1 जब उन्हें पता चलता है तभी से, बिकॉज ये होता है ना कि आप अगर स्टार्टिंग से, जैसा कि आपने बताया कि हर चीज़ को, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अभी आयरन लेना शुरू करा या अभी कुछ खाना शुरू करा तुरंत ही बॉडी में असर कर जाएगा, तो वो तो नहीं होता है। इट्स अ 9 मंथ का पीरियड, तो तब से ही अगर हम वो सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी रहेंगे। एक तो मैं स्पेशली आयरन के लिए बोलूँगी, आयरन सप्लीमेंटेशन, अगर आप कैप्सूल्स और टैबलेट्स, वैसे तो गवर्नमेंट सेंटर्स पे फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर फिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो अपने डाइट में जो है ये आपको जो गुड़ है ना, वो गाँव में बड़ी फ्रीली अवेलेबल होता है, और वो बनता भी वो लोहे की बड़ी कढ़ाइयों में, तो उसके अंदर इट इज़ रिच इन आयरन। तो ये अपनी एक आदत डाल लें कि हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें, तो उसकी वजह से आपको जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटीन इनटेक, कैल्शियम इनटेक, तो दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें कि आप मॉर्निंग इवनिंग एटलीस्ट 2 बार जो है, उससे क्या होगा कि अगर आप बाकी चीज़ें वेजिटेरियन हैं, नहीं भी खा रहे हैं, तो दूध का जो है सेवन करने से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे हैं वो लोग एग ले सकते हैं, और बाकी जो भी वो खाते हैं उस तरह से ले सकते हैं। तो प्रोटीन के ऊपर ख़ास ध्यान दें, कैल्शियम के ऊपर ख़ास ध्यान दें, और आयरन के ऊपर ख़ास ध्यान दें। तो जो जो चीज़ें इनमें रिच हैं उन चीज़ों का सेवन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडा हो गया, दूध हो गया, और गुड़ हो गया। जो लोग नहीं खाते हैं अंडा, वो पनीर, छेना, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे।
तो जो प्रेग्नेंट लेडीज इस वक्त मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आप डे 1 से ही ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल वाली चीज़ें, हमने कोई ऐसे नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिथ रहते हैं दवाइयों को लेकर कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तो ये तो घर में अवेलेबल रहता है, आप पहले भी खाते रहते हैं। तो फॉर अ गुड हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, एक मदर जो आगे बनने वाली है, एक बेबी को इस दुनिया में लाने वाली है, आप लोग प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। कुछ भी आपको फील होता है जो कि अबनॉर्मल है, जैसे ब्लीडिंग होना, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। इतनी सी भी तकलीफ होती है, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिएगा, तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा, दिखाइएगा। ये चीज बिल्कुल मत कीजिएगा कि आज 1-2 दिन देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी कदम मत उठाइएगा। स्वास्थ्य बान में अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8887019138 पर। स्मार्ट और KGMU की पहल स्वास्थ्य बान और हमारा एक ही लक्ष्य, आप रहें स्वस्थ और सुरक्षित। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन।